नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता हेमोरॉइड्स की नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं एक शारसूत्र सर्जन हूं, एनोरेक्टल सर्जरीज करता हूं और समाज को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने का अथक प्रयास कर रहा हूं। इसी प्रयासों में आज हम हेमोरॉइड्स के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। पिछली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पिछली सीरीज में हमने बेसिक सिम्टम, पाइल्स कैसे होते हैं, उनको क्या कहते हैं और उनमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी ली थी। आज हम देखते हैं व्हाट इज हेमोरॉइड्स। इसके अंदर हेमोरॉइड्स आर swollen veins in the rectum or the anus that can cause discomfort, pain and bleeding। अच्छा, डिस्कंफर्ट के अंदर इचिंग भी होता है, बर्निंग भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है। पेन कैसा होता है? समटाइम्स पेन एक टेनेस्मस पेन की तरह होता है, जहां बार बार खिंचाव लगता है, दबाव लगता है, मरीज को बैठने उठने में तकलीफ होती है। और समटाइम्स इतना अनबियरेबल पेन होता है कि किसी ने चाकू की तरह चीर दिया हो आफ्टर पासिंग स्टूल। एंड ब्लीडिंग की बात करें तो अगर ये इंटरनल पाइल्स हैं, अंदरूनी पाइल्स, तो इनकी जो ब्लीडिंग होगी या तो पॉटी में मिक्स आएगी या मरीज जैसे ही बैठता है पॉटी आने से पहले पिचकारी की तरह खून गिरता है। जब एक्सटर्नल पाइल्स की बात करें तो यूजुअली इन पेशेंट्स के अंदर पिचकारी की तरह खून नहीं गिरता, लेकिन बूंद बूंद करके खून गिरता है और लगभग पूरे दिन तक थोड़ा साफ करता रहता है। ये एक्सटर्नल पाइल्स के लक्षणों में आता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स, इंटरनल हेमोरॉइड्स व्हिच आर लोकेटेड इनसाइड द रेक्टम एंड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स व्हिच आर लोकेटेड आउटसाइड द रेक्टम। अब जब इंटरनल हेमोरॉइड्स की बात करें, इंटरनल वेनस प्लेक्सस, ये वेनस प्लेक्सस वेरिकोसिटी हो चुका है जो परमानेंट, इलोंगेटेड एंड टॉर्चरस हो चुके हैं। इसी प्रकार एक्सटर्नल वेनस प्लेक्सस से डेवलप होते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। अच्छा, इनमें बहुत से लोग क्या समझते हैं कि भाई मस्से जो है वो दो प्रकार के हैं, एक खूनी बवासीर, एक बानी बवासीर। बट एक्चुअली में देयर आर मल्टीपल टाइप्स। डिग्री के अकॉर्डिंगली अलग है, पोजीशन के अकॉर्डिंगली अलग है, साइट के अकॉर्डिंगली अलग है और सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग है। तो अभी हमने देखा पोजीशन के अकॉर्डिंगली, यानी अंदर से लेके बाहर तक अगर कोई मस्सा जिसकी रूट इनसाइड और बाहर तक आता है उसे हम इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं, और जिसकी रूट कंप्लीटली बाहर है, जो अंदर से नहीं आ रहा है, जिसका वेनस प्लेक्सस बाहर से कनेक्टेड है, उसे हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहते हैं। Hemorrhoids can be caused by a variety of factors including straining during bowel movements, pregnancy, obesity, sitting for long period of time। अब इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। वेनस प्लेक्सस की जब हम बात कहते हैं तो आपको ये समझना है, गुदा मार्ग पर निरंतर जोर लगाने की वजह से क्या हो जाता है, जो वेसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, वो फूल जाती है और वो फूल जाने की वजह से उनका जो म्यूकोजा है, लेयर, वो लटक जाती है, जिससे डेवलप होते हैं पाइल्स। इसलिए स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। इसके लिए आवश्यकता है कि आप वेस्टर्न टॉयलेट की बजाय इंडियन टॉयलेट का प्रयोग करें, क्योंकि इंडियन वे ऑफ सिटिंग के अंदर स्क्वांटिंग पोजीशन बनती है और हमें एब्डोमिनल प्रेशर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, स्ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नेचुरल प्रोसेस से अगर स्टूल पास होगा तो कभी भी जो हमारी वेन्स हैं वो स्वेलन नहीं होंगी। देन वी से दैट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, करेक्ट, बहुत लंबे समय से कब्जी है, आप निरंतर जोर लगाते रहेंगे, आपके पाइल मास डेवलप होते रहेंगे। डायरिया, अच्छा डायरिया में भी क्या होता है कि हमें दबाव लगता है, वी फील द प्रेशर ऑफ पासिंग द स्टूल, जिसकी वजह से वेन स्वेल हो जाती हैं। अब वो दबाव क्यों होता है, जब बार बार लूज मोशन हो रहे होते हैं तो निरंतर नीचे की तरफ टेनेस्मस प्रेशर जनरेट होता है, नीचे की तरफ खिंचाव पैदा होता है और वो खिंचाव पाइल्स को पैदा करता है। प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है। इस नेचुरल प्रोसेस के अंदर कब्जी हो जाना, लंबे समय तक कब्जी रहना, बच्चे का जो बॉडी वेट है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ खींचता है और पाइल्स डेवलप हो जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ हेमोरॉइड्स, पेन, एज आई एक्सप्लेन यू, कि दर्द ऐसा भी हो सकता है कि चुभन वाला,
दर्द रेडिएटिंग भी हो सकता है, और दर्द ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने चाकू से चीर दिया हो। स्वेलिंग, अब स्वेलिंग की बात करें तो स्वेलिंग इंटरनल हेमोरॉइड्स में भी स्वेलिंग होती है और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में स्वेलिंग होती है, और ये स्वेलिंग ऐसी होती है जो जिसके अंदर आप डिस्कलरेशन ऑफ स्किन देख सकते हो, यानी नॉर्मल स्किन से कलर चेंज हो चुका है। इचिंग, खुजली होना, देखा जाए तो एक कफज अर्श के लक्षण है, बट ऐसा बहुत सारे मरीजों में देखा जाता है। ब्लीडिंग ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट्स, एज एक्सप्लेन यू ऑलरेडी दैट अगर पासिंग द स्टूल से पहले ब्लड गिर जाए तो इंटरनल हेमोरॉइड्स है, एंड आफ्टर पासिंग द स्टूल अगर ब्लड आता है उसमें स्ट्रीक की तरह लग के, एक लाइन की तरह लगते, ड्रॉपलेट की तरह, तो फिशर या पाइल्स के लक्षण हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरॉइड्स की अगर हम बात करें तो दुनिया में ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरॉइड्स में चर्चा करने पर ये जानकारी आपको देता हूं। इसके अंदर इंजेक्शन लगाना, स्क्लेरोथेरेपी करना, लेजर थेरेपी करना, देन वी हैव जिसे कहते हैं रबर बैंड लाइगेशन है, हेमरोक्टमी है, गन लाइगेशन है, MIPH है, शारसूत्र लाइगेशन है, शारपातन क्रिया है। अब आप सब कहेंगे कि आपने मेडिसिन का तो नाम ही नहीं लिया। देखिए, फर्स्ट डिग्री हेमोरॉइड्स में सर्जरी की कोई जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ अच्छे से 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, फाइबर रिच डाइट लीजिए, लेग्जेटिव लीजिए, स्ट्रेनिंग बंद कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, स्क्वांटिंग एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका पाइल्स वैसे ठीक हो जाएगा। हाउ टू प्रिवेंट पाइल्स, जो कारण होते हैं उन्हीं को त्याग दीजिए, आपके पाइल्स ठीक। आयुर्वेद में कहा गया निदान परिवर्जनम एवं चिकित्सा। और अगर मैं बहुत बात कहूं, इस फिगर को देख के आपको लग रहा है कि जलन, एग्जैक्टली पाइल्स होना बुधा मार्ग के लिए भी बड़ा ही चिंताजनक विषय है, और इसकी चिंता की वजह से माइंड पर रेगुलर स्ट्रेन पड़ता है, रेगुलर स्ट्रेस पड़ता है। इसके ऊपर एक शब्द आपको जरूर बताना चाहूंगा कि बवासीर के अंदर बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्योंकि पाइल्स कभी भी किसी इंफेक्शन से, किसी ट्रॉमा से डेवलप नहीं होती। बहुत से लोग बहुत ज्यादा टी कॉफी पीते हैं, एम्प्टी स्टमक रहते हैं, नॉनवेज खाने के बाद पानी कम पीते हैं, या एक भोजन पचने से पहले दूसरा भोजन कर लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, स्पाइसी ऑयली फूड लेते हैं, जिसकी वजह से पाइल्स डेवलप होते हैं। आहार और विहार की गलती से ही बवासीर की उत्पत्ति होती है, क्योंकि आहार विहार की गलती की वजह से ही वायु का प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है। और कहा गया जब वात प्रकोप होने के बाद गुद्दवल्ली में संकुचन होता है, उससे जो महासंकुर उत्पन्न होता है उसको हम अर्श या बवासीर कहते हैं। अगर हम इसके बारे में पूरे और डिटेल में व्याख्यान में जानना चाहें कि आचार्यों ने क्या कहा, क्या खाना चाहिए, और बवासीर अगर हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए फिर क्या करना चाहिए, इसके लिए हम थर्ड पार्ट जो जल्द आने वाला है 24 तारीख को आएगा, इसकी पूर्णतः जानकारी हम आपको देंगे, जिससे आपको इसके बारे में पता लग जाएगा और इस बीमारी की पूर्णतः उपचार में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।